मैं फासन। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल ब्लैक डे फॉर डेमोक्रेसी अंकित अवस्थी सर की वीडियो है। देखते हैं, मुझे लगता है अमृतपाल सिंह के और साथ में ये कुछ टकलू सा हो रहा है। खैर देखते हैं कौन फिर इस पे बात। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जिस विषय को केवल आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इस विषय के बाद से दिमाग में दो तरह के प्रश्न आने वाले हैं। पहला, क्या हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत हो गया है? इतना मजबूत हो गया है कि किसी को कुछ भी भारत के विरोध में बोलना हो, चाहे भारत को तोड़ने की बात करता हो, चाहे भारत से अलग राज्य बनाने की मांग करता हो, भारत के खिलाफ बयानबाजी करता हो, भारत के संविधान को मान्यता ना देने की बात करता हो, उसको भी हम संसद में बिठाकर सम्मान से रखेंगे? या तो लोकतंत्र हमारा इतना मैच्योर हो गया है कि आप कुछ भी करिए और आकर के बैठिए संसद में, या फिर हम ये कहें कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी पंगु हो गई है कि उस कानून व्यवस्था के चलते ऐसे लोग खुलेआम ना केवल चुनाव लड़ रहे हैं बल्कि शपथ तक ले ले रहे हैं। साथियों, आज के सेशन में हम एक ऐसी घटना का जिक्र आपसे करने जा रहे हैं जिस घटना ने बहुत सारे लोगों को भारतीय लोकतंत्र पर, जिसे तानाशाही का डर था, उसे एक एक्सट्रीम लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर ले जाने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं इसे एक्सट्रीम लोकतांत्रिक व्यवस्था इसलिए कह रहा हूं कि संभवतया ऐसा लोकतंत्र भी दुनिया में कहीं होता होगा जहां देश विरोधी डिसेंट को भी स्थान दिया जाता होगा। आज इंडिया या तो वो बनने निकल पड़ा है या फिर यह लोकतंत्र का काला दिन है। आज के सेशन को सुनने के बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि इंडिया किस तरफ बढ़ चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं साथियों ऐसी घटना की जिसमें एक व्यक्ति जो खालिस्तान यानी कि एक अलग देश की मांग करता है, खालिस्तान की मांग करता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में है, वो दोनों व्यक्ति लोकसभा के लिए शपथ ले चुके हैं। एक तरफ चर्चा है अमृतपाल सिंह की, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद था। दूसरी तरफ बात है इंजीनियर राशिद खान की, जो कि तिहाड़ जेल में यूएपीएफ यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत तिहाड़ जेल में बंद था। ये दोनों ही जेल में रहते हुए चुनाव लड़ते हैं। आयरनी देखिए कि इंडिया में जेल में रहकर चुनाव लड़ना तो परमिट है, लेकिन जेल में रहकर वोट नहीं दे सकते आप। हमारे देश में जेल में रहकर चुनाव लड़े जाते हैं, ये चुनाव जीत कर आते हैं और इनको चुनाव जीतने के बाद में जेल में रहते हुए ही पेरोल दी जाती है कि जाइए और आप एमपी की शपथ लीजिए और जाकर के हमारे लोकसभा, जिसके लिए हमें कहा गया है कि प्रत्येक देशवासी को संसदीय व्यवस्था में विश्वास रखना चाहिए, प्रत्येक देशवासी को बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में विश्वास रखना चाहिए, उस संविधान पर विश्वास ना रखने वाले व्यक्ति के सम्मान में झुक जाइए। हमारे देश में एक ऐसा ही इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति जो देश के संविधान को नहीं मानता, बाबा साहेब अंबेडकर के दिए संविधान को नहीं मानता, उस व्यक्ति को जेल में शपथ दिला दी जाती है। इसलिए उस व्यक्ति को लोकसभा की शपथ दिला दी जाती है। इसलिए बड़ा सवाल बनता है, आफ्टर ऑल जिम्मेदार कौन है? हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था? आप और हम आज के सेशन में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों, पॉलिटी को, क्योंकि ये पूरी राज व्यवस्था है, इलेक्शन होना, इलेक्शन के बाद निर्वाचन में पहुंचना, शपथ लेना, शपथ के तहत सरकार बनाना, ये सब राज व्यवस्था है और राज व्यवस्था को हम इंडियन पॉलिटी में डिटेल में कवर किए हुए हैं। अगर आपको डिटेल में ये जानकारी लेनी है तो हमारी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन है, जहां से जाकर के पूरा एक कोर्स हमने बनाया हुआ है। मात्र इतने कीमत में आप जाकर के उसे ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे रिटर्न कॉन्टेंट को जो हम पढ़ाते हैं उसके लिए भी बुक्स बनाई हुई हैं, आप अपने अपने घर पर बिठाकर हैंड रिटन नोट्स के रूप में मंगा सकते हैं। इतना ही नहीं, हमारा कंटेंट अब आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिलता है, जहां पर जल्दी ही आपको बहुत सारे टेस्ट उपलब्ध होने वाले हैं। साथियों, चर्चा है दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल राशिद और असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के शुक्रवार को सांसद पद के शपथ लेने की। साथियों, ये दोनों पेरोल से बाहर आए और संसद भवन के अंदर शपथ ली। यहां पर कुछ तस्वीरें हैं। अमृतपाल सिंह कौन है, इस पर ऑलरेडी हमने पहले सेशन किए हैं। जब ये चुनाव जीत कर आए तब भी हमने किया था।
ये वारिस पंजाब दे का मुखिया है। ये कुछ इस प्रकार से पुलिस व्यवस्था के अंदर लाया जाता है, प्रॉपर तरीके से इसे प्रोटोकॉल में ले जाते हुए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ले जाकर इसे शपथ दिलाई जाती है। अमृतपाल को 10 शर्तों के आधार पर पेरोल दी गई कि तुम जाओगे तो तुमको ये शर्तें पालन करनी होंगी। अमृतसर ग्रामीण के एसएसपी सतिंदर सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई कि आप इनकी पूरी कार्रवाई को अंजाम देंगे। और तो और पंजाब के अंदर जो डीजीपी पुलिस हैं उनके खाते से, यानी कि पुलिस का जो खाता होता है जिसमें एक्स्ट्रा खर्च के लिए पैसे रखे जाते हैं, उनसे ये पूरा आना जाने का पैसा कटेगा। और इस तरह से एक व्यक्ति जो कि अमृतपाल सिंह है और वो पंजाब के अंदर चुनाव जो जीत कर आया है, उस व्यक्ति को इस प्रकार से प्रॉपर व्यवस्थाओं के तहत शपथ दिलाई जाती है। उसके परिवारजन अपनी तरफ से उसकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे लिए मांग सबसे बड़ी यही है कि वो बाहर निकल कर आए, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो जेल में रहकर चुनाव जब जीतता है तो हम इस पर प्रॉपर एक सेशन करते हैं। जो लोग नहीं जानते, जिनकी याददाश्त कमजोर है, मैं याद दिला दूं, ये अमृतपाल सिंह वो व्यक्ति है जो 2012 में देश से बाहर दुबई गया था काम के सिलसिले में। 22 में भारत लौटता है, यहां लौट करके वारिस पंजाब दे का मुखी बनता है। यहां बनकर के फिर वो प्रॉपर तरीके से अमृतपाल सिंह अजनाला के अंदर एक मारपीट के मामले में, उस पर मारपीट का मामला दर्ज किया जाता है। मामला दर्ज होने के बाद उसके समर्थक अजनाला थाने में पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। जब इसकी तस्वीरें बाहर आती हैं तो ये तस्वीरें देखते ही भयातीत कर देती हैं कि इतनी बड़ी पुलिस की संख्या को ग्रामीण या फिर उसके समर्थक इस तरह से तोड़ते हुए बैरिकेड अंदर घुसते हैं और थाने पर कब्जा कर लेते हैं। लोकतंत्र में पुलिस को इस तरह से प्रताड़ित होते हुए पहली बार किसी ने इस तरह की तस्वीरों में देखा था। यानी कि पुलिस को पीछे हटना पड़ा था क्योंकि एक व्यक्ति ने अपने समर्थन में इस तरह के लोगों को जुटाकर देश विरोधी बातें करने के लिए उकसाया और इस तरह का माहौल बनाया। इस व्यक्ति का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें इंडिया टीवी पे इसने इंटरव्यू दिया और इसने कहा कि इसे पूछा गया कि आप अपने आप को भारत का नागरिक मानते हैं, तो ये कहता है मैं अपने आप को पंजाबी मानता हूं, पंजाब मेरी एथनिसिटी है, पंजाब मेरी नेशनलिटी है, पंजाबी मेरी लैंग्वेज है, पंजाबी मेरा भोजन है, मैं केवल पंजाब मानता हूं। तो बोले पंजाब को क्यों मानते हो? बोले पंजाब इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी है। क्या आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो? तो इसने आर्ग्यूमेंट दिया, लगता है संविधान को यह अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के पढ़ता है। इसने आर्ग्यूमेंट दिया कि आर्टिकल 25 के क्लॉज बी में कहा गया है कि हिंदुइज्म के अंदर ही सिखिज्म को, जैनिज्म को, बुद्धिज्म को काउंट किया जाएगा। जब मेरा संविधान जो सिखिज्म है उसको अलग आइडेंटिटी नहीं देता तो मैं उस संविधान को कैसे मान सकता हूं? यानी ये वो व्यक्ति है जो संविधान में भी विश्वास इसलिए नहीं रखता क्योंकि इसको लगता है कि देश का संविधान सिखिज्म को अलग मान्यता नहीं देता, इस वजह से मैं संविधान को नहीं मानता। ये देश के संविधान को इग्नोर करने वाला व्यक्ति है और ये व्यक्ति फिलहाल चुनाव जीत कर आता है। ये वो व्यक्ति है जो सही तरीके से यह ठहराता है कि खालिस्तान की मांग तो पंजाब में उठी रही है, बच्चा बच्चा इसकी मांग कर रहा है। जो इसके खिलाफ होता है उसका हश्र इंदिरा गांधी की तरह होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इंदिरा गांधी जी का भी कुछ इसी तरह से असैसिनेशन हुआ था जब कुछ खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स के द्वारा इस तरह की हरकत की गई थी। साथ ही साथ ये देश के गृह मंत्री को भी अपनी तरफ से धमकी देता है। आपको याद होगा खालिस्तान की बढ़ती मांग को देखकर पंजाब के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, जिससे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऊपर भी हमने एक सेशन किया था आपको प्रॉपर तरीके से बताने से, जिसके बाद में मतलब बाई रिएक्शन इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था। उनके गनमैन के द्वारा, जो बॉडीगार्ड थे, जो सिख थे, उनके द्वारा उनका असैसिनेशन किया गया था, जिससे देश में काफी सिख विरोधी दंगे उठे थे। यह व्यक्ति कुछ उसी तरह की बातें करता है अमृतपाल सिंह, और यह पूरी तरह वैसे ही कंसीक्वेंसेस की, अगर कोई खालिस्तान के विरोध में है तो उसे वैसे ही परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ऐसी खुलेआम चुनौती देता है। यानी कि यह सत्ता को चुनौती देता है, यह संविधान को चुनौती देता है, यह देश को चुनौती देता है और यह चुनाव जीत कर आता है। और हमारे चुनाव जीतने के बाद इसे बाकायदा शपथ दिलाई जाती है। समझ ही नहीं आ रहा है कि मजाक चल रहा है हम देशवासियों के साथ में, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये चल क्या रहा है? और विशेष रूप से यह सवाल उठना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि यह व्यक्ति अभी फिलहाल के लिए आर्म्स एक्ट के तहत भी, जिसके पास बड़ी मात्रा में इसके पास असलहा था, इसके साथ साथ एनएसए के तहत, एनएसए वही एक्ट जो इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद लागू किया गया था, उसी के तहत इसे पंजाब असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद किया हुआ है। यह व्यक्ति वहां से बाहर ला करके वहां बैठे बैठे चुनाव भी लड़ लेता है और चुनाव लड़ करके प्रॉपर तरीके से अब शपथ भी ले लेता है। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि क्या हमारा कानून इतना कमजोर है क्या? तो देखिए, असल मायने में क्या है कि हमारे देश के राजनेताओं ने कुछ अपने ऐसे मिसाल कायम किए हुए हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते भी राजनेता दूसरे राजनेताओं को जेल में डालते आए हैं कि भाई इनके ऊपर यह आरोप है कि इन्होंने ऐसा किया था। तो इतिहास ऐसा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने इससे निपटने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 8 में यह रखा कि अगर कोई कैदी जेल में बंद है तो वह चुनाव लड़ सकता है, तब तक चुनाव लड़ सकता है जब तक उस पर दोष साबित ना हो जाए। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि इस व्यक्ति
के ऊपर एनएसए लगा हुआ है, आर्म्स एक्ट लगा हुआ है, तो हमारी जांच व्यवस्था, हमारी न्यायपालिका इतनी पंगु क्यों है? हमारे यहां पर न्यायपालिका क्यों नहीं इतना तत्परता से, तेजी से कार्य करके ऐसे लोग जो खुलेआम प्रमाणित हैं, खुलेआम असलहा रखने के लिए प्रमाणित हैं, खुलेआम देश विरोधी भाषण जिनके उपलब्ध हैं, न्यायपालिका फिर भी इनके केस को सुनने में इतना समय क्यों लगा रही है कि आरोपी को दोषी साबित करने के दौरान ही वो व्यक्ति रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 8 का उपयोग करते हुए चुनाव लड़ लेता है, चुनाव जीत जाता है, ओथ ले लेता है, और उधर बैठकर हम इंतजार कर रहे हैं कि यह व्यक्ति बचा रहेगा, यह व्यक्ति इस तरह से रहेगा कि आने वाले समय में यह शपथ नहीं ले पाएगा, और यह व्यक्ति शपथ भी ले लेता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति के ऊपर आरोप है और उसके आरोप को अभी तक, मतलब आरोपी को दोषी साबित करने के लिए कोर्ट की सुनवाई चलनी है, तो यह सुनवाई व्यवस्था इतनी स्लो क्यों चल रही है? और आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न आता है कि आरपीए ने फिर इस आधार पर मना क्यों नहीं कर दिया? रीजन है, इतिहास ऐसा है कि उसमें ऐसे बहुत सारे नेता रहे इमरजेंसी के समय पर जिन्हें बहुत सारे अपोजिशन को सरकार के द्वारा, सत्ता पक्ष के द्वारा जेल में डाल दिया गया था। अब सत्ता पक्ष के द्वारा जेल में डाल दिया गया, जेल में रहते हुए अगर वो चुनाव नहीं लड़ पाते तो देश में कभी सरकार बनती नहीं अपोजिशन की तरफ से। इसका मतलब यह भी है कि आरपीए को इस तरह से बनाया गया कि जेल में रहकर जब तक दोष सिद्ध ना हो जाए आप चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं इंटरेस्टिंग चीज यह है कि आप जेल में बंद हैं तो आप वोट देने बाहर नहीं आ सकते। ये इलेक्शन कमीशन ने इस तरह के प्रावधान किए हुए हैं, ठीक है ना? चलिए, तो उम्मीद है अब आपको एक व्यक्ति के बारे में पता चल गया। अब दूसरे व्यक्ति के बारे में भी जान लीजिए। व्यक्ति है दूसरा जिसका नाम है अब्दुल राशिद शेख, इंजीनियर अब्दुल राशिद, इंजीनियर राशिद के नाम से इसे जानते हैं। यह निर्दलीय चुनाव लड़ता है जम्मू कश्मीर में, और उमर अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, इनके पिताजी और ये खुद खूब बार सीएम रह चुके हैं, ये साहब इनको चुनाव में हरा देते हैं और बढ़िया जबरदस्त, मतलब ये 2 लाख वोटों से जीत के आते हैं। बारामूला सीट से ये चुनाव के अंदर इतना जबरदस्त तरीके से चुनाव जीतते हैं। और तो और ये 2019 से ही जेल में बंद हैं एनआईए के द्वारा यूएपीए के तहत इनको जेल में डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? क्योंकि 2016 में इनके ऊपर जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग का आरोप लगा था, जिसके चलते इन्हें 2019 में जेल में डाला गया था। इन्हीं के वही वाला आरोप जिसके तहत यासीन मलिक जिसके तहत दोषी ठहराकर जेल में आजीवन डाला गया है, उसी के साथ ये भी दोषी ठहराए गए थे क्योंकि ये टेरर फंडिंग कर रहे थे। इनके बेटे ने इनके जेल में रहते हुए चुनाव प्रचार किया प्रॉपर तरीके से जम्मू कश्मीर में, इनके साथ इनके समर्थन में जनता उठी और प्रॉपर जो व्यक्ति एनआईए के द्वारा जम्मू कश्मीर से उठाकर जेल में तिहाड़ में बंद है, उसके समर्थन में लोग जुटते हैं और उसे चुनाव जिता देते हैं। अब इसके 2 आयाम होते हैं। पहला आयाम कि कोई ये कहे कि साहब ये व्यक्ति चुनाव जीत गया, आप इसको ऐसे समझिए कि जम्मू कश्मीर की जनता इलेक्शन में पार्टिसिपेट की, जहां पहले और उन्हें भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं था, उन्हें लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास मिला, अब वो लोकसभा में बैठकर अपनी बातें रख सकेंगे। ये व्यक्ति बातें क्या रखता है वो भी जान लीजिए। यह व्यक्ति बातें रखता है कि मकबूल भट्ट जिसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट नामक आतंकी संगठन बनाया वो सही था। यह व्यक्ति बातें रखता है कि जो अफजल गुरु जैसे संसद पर हमले का आरोपी पाया गया था, दोषी पाया गया था, अफजल गुरु की फांसी गलत थी। यह मकबूल भट्ट और अफजल गुरु के समर्थन में रैली लगाता है, उनकी जो फांसी है उसके खिलाफ लोगों को एकत्रित करता है और कहता है कि जम्मू कश्मीर को एक अलग देश होना चाहिए, इनके लिए प्लेबिसाइट करानी चाहिए, यानी कि यहां पर जनमत संग्रह कराना चाहिए। यह व्यक्ति इस प्रकार के भाषण लगाता है, यानी देश से जम्मू कश्मीर अलग हो, जम्मू कश्मीर में प्लेबिसाइट कराया जाए, और यह प्रॉपर तरीके से कहता है कि जम्मू कश्मीर इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया। आप विचार कीजिए कि एक व्यक्ति है जो जम्मू कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं मानता, वो हमारी लोकसभा में आ रहा है। एक व्यक्ति है जो पंजाब को अलग देश बनाना चाहता है, वो हमारे देश में संविधान में आ रहा है, मतलब लोकसभा में आ रहा है। ये दोनों ही लोग जो देश में विश्वास नहीं रखते, ये चुनाव जीत जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन इन्हें चुनाव लड़ने दे रहा है, चुनाव लड़ने के बाद ये शपथ ले रहे हैं। अगर इस तरह से ही आसान है, मतलब इस तरह की मतलब राजनीति आसान है, इस तरह ही हमारा संविधान कानून इतना लाचार है, तो देश के अंदर देश विरोधी ताकतें तो स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगी ना। क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलना, देश की व्यवस्था स्टेबलाइजेशन के खिलाफ बोलना बड़ा आसान काम है भाई। आप आइए, आप आकर के सरकार की 100 कामों में से 10 कमियां आपको निकल ही आएंगी, क्योंकि सरकार जन जन तक तो पहुंच नहीं पाएगी। उठाइए झंडा, उठा करके आप देश के खिलाफ हो जाइए, देश के खिलाफ होइए, इस प्रकार जेल में रहिए, आपको तो सारा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। आपको लेकर के यहां पर इस तरह के दृश्य
देखने को मिल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जनाब बात यह है कि हमारे लोकतंत्र का यह काला दिन है या नहीं, क्योंकि इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बड़ा ही जबरदस्त माहौल बना हुआ है कि सेम है हमारे देश के लिए कि एक व्यक्ति जो कि एनएसए के तहत आरोपों के तहत जेल में बंद है, एक व्यक्ति जो यूएपीए के आरोपों के तहत जेल में बंद है, वो आकर के बाकायदा संसद के अंदर शपथ लेकर चला जाता है। यह हमारे लोकतंत्र की महानता को दर्शाता है। हमारे देश में क्या डिक्टेटरशिप चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था? क्योंकि अल्टीमेटली एक तरफ जहां चुनाव प्रचार में तानाशाही आ रही है, तानाशाही आ रही है, उसे चिल्लाया गया था, वो तानाशाही तो नहीं आई, लेकिन वही सरकार रिपीट कर गई। और सरकार के रिपीट करने पर यहां पर जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं, क्यों हमारी कानून व्यवस्था इतनी अपने आप को असहाय पाती है कि ऐसे लोग जो देश को तोड़ने की बातें करते हैं, देश के खिलाफ भाषण देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते। हमारे कानून व्यवस्था में क्यों इतनी लाचारी है कि प्रूवन नॉट गिल्टी तक इन लोगों को चुनाव लड़ने दिया? क्यों नहीं इनके लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था की गई? यदि ये गलत नहीं है तो इन्हें खुली जिंदगी जीने की क्यों नहीं आजादी दी जाए? क्यों नहीं इनके खिलाफ अगर वाकई में सबूत हैं जो कि पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए? अब यहां पर कयास लगाए जा रहे हैं कि साहब ये जेल में बंद हैं, अगर 60 दिन जब तक संसद चलती है, अगर ये संसद में प्रेजेंट नहीं हुए तो इनकी सांसदी चली जाएगी। आर्टिकल 110 का यहां पर रेफरेंस लिया जा रहा है कि अगर ये संसद के अंदर नहीं, 101 का रेफरेंस लिया जा रहा है कि अगर ये संसद के अंदर 60 दिन तक नहीं हाजिर हुए तो फिर इनकी सांसदी चली जाएगी। साहब आप इसको भी बिल्कुल वैसे ही कर देंगे जैसे ओथ के बारे में कहा जा रहा था कि अगर ओथ नहीं ले पाया तो 60 दिन के अंदर सांसदी चली जाएगी। अब उसने ओथ ले लिया, अब वो 60 दिन एब्सेंट रहेगा, जब संसद चलेगी आप उसको आखिरी दिन संसद भी भेज देंगे, क्योंकि हमारी कानून व्यवस्था कहेगी सॉरी हम तो बिजी हैं, हम तो अभी इस काम को कर नहीं पा रहे हैं, आप लोग अपना काम चलाते रहिए। तो हमारी कानून व्यवस्था को भी यह समझना होगा, न्यायपालिका को भी यह समझना होगा कि जो अंडर कस्टडी हैं, जुडिशियल कस्टडी में जो लोग बंद हैं, जिनको कि जेसी हो रखा है, अंडर ट्रायल जो हमारे देश में है, उनके सही समाधान के लिए क्या किया जा रहा है। अगर ये लोग वाकई में हमारी कानून के हिसाब से बेगुनाह हैं तो संसद में बैठने का इन्हें अधिकार होना चाहिए। लेकिन जब पब्लिक डोमेन में इनके सारे के सारे एविडेंस उपलब्ध हैं तो आफ्टर ऑल कानून क्या खोज रहा है? यह बात अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के चलते हुए देश के तमाम, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास की बहाली के लिए कानून व्यवस्था का, न्यायपालिका का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। साथियों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका देश के 3 मजबूत आधार स्तंभ हैं, लेकिन इनमें से एक भी पिलर अगर कमजोर होता है तो लोकतंत्र पूरी तरह धराशायी हो जाता है। आज बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है कि एक व्यक्ति लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर आकर शपथ ले लिया है, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी न्याय व्यवस्था अपना पुअर परफॉर्मेंस दिखा रही है। जब व्यक्ति एनएसए और यूएपीए के तहत बंद है तो इसके ऊपर क्यों नहीं अब तक यह जांच कंप्लीट करके कि वो आरोपी है, उसे दोषी सिद्ध करना है या नहीं करना है? फैसला लो और आगे बढ़ो। हमारे देश के लोगों को लोकतंत्र में विश्वास रखने के लिए आप कुछ तो अपना ऐसा प्रस्तुत करो, साक्ष्य प्रस्तुत करो, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अपने आप को इस तरह से सुदृढ़ रूप से प्रस्तुत करें, अदरवाइज लोकतंत्र से विश्वास जनता का उठ जाता है। यह बात बहुत मायने की है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपकी राय मैं कमेंट बॉक्स में जरूर जानना चाहूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और इन्हें यह सोचने पर मजबूर करें कि आफ्टर ऑल हमारे देश में इस तरह की चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है? वो व्यवस्थापिका जिसने इस तरह के कानून बनाए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की वो धाराएं बनाई जिसमें एनएसए और यूएपीए जैसे कानूनों के तहत भी अगर कोई जेल में बंद है तो भी चुनाव लड़ पा रहा है, या तो वो हमारी व्यवस्थापिका या वो कार्यपालिका जिसने ये सारे काम किए, हमारी एग्जीक्यूटिव, हमारे लेजिस्लेचर्स जिन्होंने ऐसे कानून बनाए जिसके चलते आरपीए कानून एक पंगु कानून बन गया है, या फिर हमारी न्यायपालिका जो अपनी लचर व्यवस्थाओं के चलते निर्णय नहीं ले पा रही है। यह निर्णय आपको अपने द्वारा जनता तक पहुंचाना है। आपसे गुजारिश है कि सेशन को साथियों से ज्यादा साझा करें और हां, सेशन को लाइक करना बिल्कुल इसलिए ना भूलें क्योंकि आपके द्वारा लाइक करने पर ही यह दूसरों को रिकमेंडेशंस में दिखाई देता है, उन तक यह पहुंचता है। बाकी राय अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए हमारे कोर्सेज अपनी पाठशाला पर उपलब्ध हैं। नोट्स हैंड रिटन आपके घर पर डिलीवरी के लिए भी उपलब्ध हैं, आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। यार अनबिलीवेबल, मुझे ना यहाँ वाकई मैं भी यही कहूंगा, ये ब्लैक डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी है। यार एक बंदा आपके संविधान को मान नहीं रहा, मतलब आपके आइन को मान नहीं रहा, आपके एक चीज को मान नहीं रहा कि ये कंट्री जो है वो एक है, जो अलग स्ट्रगल कर रहा है, अलग अपना खालिस्तान के लिए, वो कैसे आपके धारे के अंदर आ सकता है? मुझे इस चीज की नहीं समझ है। मतलब जो उस पर इतने संगीन मुकदमात हैं,
मतलब वो वोट नहीं दे सकता लेकिन इलेक्शन लड़ सकता है। यार ये क्या है, क्यों? इस पर वाकई में मैं चाहता हूं कि कोई ना कोई अपना जो इनकी कौमी असम्बली हम जिसे कहते हैं असम्बली जो है, पार्लियामेंट जो है, उसमें बिल पास होना चाहिए। यार ये नहीं ठीक कि एक बंदा इतना संगीन जिस पर मुकदमात, गद्दारी के मुकदमात हैं, बाकी मुल्क तोड़ने के मुकदमात हैं, वो बंदा इलेक्शन कैसे लड़ सकता है? मतलब वो वोट तो नहीं दे सकता। देखो मैं तो इस चीज से बेरान, वोट तो नहीं दे सकता, अगर इलेक्शन लड़ सकता है तो वोट ले सकता है। तो इसमें गलत क्या है? हाँ गलत क्या है? वो शहरी नहीं है? बिल्कुल शहरी नहीं है वो। क्यों नहीं है? या तो फिर उस पर मुकदमे नहीं होने चाहिए, तो या फिर उसको हक नहीं इसका होना चाहिए। हाँ एक मिनट, इसका दोनों चीजों में से एक नहीं होनी चाहिए। मैं इसको देता हूँ, बताता हूँ। BLA के जो है हमारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कमांडर कोई भी है, मुझे उसका नाम नहीं पता, वो कमांडर जो उस उधर इस एरिया में इलेक्शन लड़े या पाकिस्तान की पुलिस के पास हो और वो कहे मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ और मुझे इलेक्शन की इजाजत दी जाए, जो BLA का कमांडर, बात को समझना, क्योंकि BLA कमांडर कौन है? जो BLA को अलग करने के लिए लड़ रहे हैं और उनके मुताबिक वो जिहाद लड़ रहे हैं, मुल्क में तकरीबकारी करता है, मतलब तोड़ने के लिए लड़ रहे हैं। कोई भी कमांडर हो, XYZ जो भी हो, क्या आप उसको सही कहेंगे कि यार वो सही कर रहा है, वो मुल्क तोड़ने की कोशिश कर रहा है और उसको इलेक्शन लड़ने दिया जाए, बलूचिस्तान अलग करने की वो मांग कर रहा है, उसको करने दी जाए, उसको इलेक्शन भी लड़ने दिया जाए, उसको अपना उसको ओथ भी लेने दिया जाए, और ऊपर से गजब ये, मैं तो ये अंकित साहब की बातें सुनकर हैरान रहता हूँ, ऊपर से गजब ये कि वो DSP या तो पुलिस के खाते के खर्चे पर वो गया है, सारे उसने जितने भी सफर किए हैं सारे, मतलब ये चीज सुनकर भी हैरान रहा है। इस चीज को मान सकते हो? हाँ, BLA का जो है, मानता हूँ हो जाए। हाँ, क्योंकि वो तंग आकर, अपने हालात से तंग आकर, मुल्क के नाइंसाफियों की वजह से उसने कदम उठाया है। इसी तरह अमृतपाल सिंह ने भी, जो अमृतपाल है, अमृतपाल, तो इसने भी इसी वजह से ये स्टेप उठाया। इसने छोड़कर इनके पीछे अब जितने इसको जितवाने वाले हैं, कम से कम करें, ज्यादा नहीं तो 1000 वोट ही कह रहे हैं, ज्यादा होंगे। वैसे मैं वैसे मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल के 1000 वोट हैं, 1000 बंदे का माइंड भी यही है उनके पीछे कि हमारे कंट्री जो खालिस्तान है उसको अलग होना चाहिए इंडिया से। यानी कि जो इसका माइंड था, जो इसका मकसद था, उसमें ये कामयाब हो चुका है। 60 से 7% जो है, ये 70% की कामयाब हो चुका है। मैं इधर जो है ना इंडिया की यहाँ डेमोक्रेसी का फॉल्ट मानता हूँ, और उन कुत्तों भौंकने वालों के लिए जो कहते हैं कि इधर डिक्टेटरशिप आने वाली है या आ चुकी है, उनके लिए इतना जोरदार गोबर बड़ा छितर है कि वो अगर टट्टी में मुंह देकर मर जाए तब भी उनके लिए कम है, जो ये कहते हैं कि इधर डिक्टेटरशिप है। इस तरह के लोगों के लिए, जो अमृतपाल सिंह या राशिद इंजीनियर, जो उन लोगों को अगर इंडिया का संविधान, इंडिया का आइन इजाजत दे रहा है इलेक्शन लड़ने का, वो सीटें जीत के ओथ ले रहे हैं, तो फिर वो जो बकवास करते हैं वो वाकई में टट्टी में मुंह देने वाले हैं। उसको देखें कि वो वाकई फिर टट्टी में मुंह देने वाले हैं। इतनी ढील इंडियन के आइन के अंदर, इतनी लचक इंडियन आइन के अंदर कि वो जो तकरीबकार है उनको मिल रहा है। भाई एलिगेशन हो ना, मैं तो कहता हूँ उसको भी नहीं देना चाहिए। ये तो एलिगेशन तो किसी तरह भी, मेरी बात सुने, हुकूमत में रहकर जो है वो तो अपने जोर पर लगवा कर, जिस तरह हमारे यहाँ पर है, तो काफी कंट्री में ऐसा, इंडिया में भी तकरीबन इस तरह ये मामलात हैं कि आप किसी पर भी एप्लीकेशन लगाकर उसको जेल में कैद कर दें, उसके पीछे काफी लोग उसके सपोर्ट में, जिस तरह इमरान खान है, तो इमरान खान की जिस तरह नाइंसाफी है। हमारे मुल्क का तो आप इमरान का मुल्क तोड़ रहा है। हमारे मुल्क असलम भाई अमृतपाल को इमरान खान से मुकाबला करवा रहा है, इमरान का मुल्क तोड़ रहा है। मैंने मुल्क तोड़ने की तो बात, तुमने कहा इमरान खान पर ऐसा हो रहा है जिस तरह अमृतपाल इस तरह तो किसी पर भी लगा। गद्दारी के एलिगेशन है अमृतपाल पर, गद्दारी क्या है अमृतपाल पर, और अमृतपाल पर गद्दारी के एलिगेशन है कि वो मुल्क तोड़ा, खालिस्तान की डिमांड कर रहा है। मैं कहता हूँ यकीन कर रहे, मैं कंफ्यूज हो गया, शॉक्ड हो गया हूँ। और वो जो ध्रुव राठी जैसे बने फिरते हैं यूट्यूबर, उनके मुंह पर यह चमाड़ थप्पड़ है कि या देखो कि इंडिया, तुम कहते हो डिक्टेटर, अगर डिक्टेटरशिप होती तो अमृतपाल से या आज फांसी पर होता या कहीं किसी और मुल्क में होता, तख्तादार पर होता, अगर डिक्टेटरशिप होती तो। जिस तरह हमारे अंदर डिक्टेटरशिप रही है, जहाँ जब भुट्टो को तख्तादार पर लटकाया गया, हमारे अंदर डिक्टेटरशिप है, जुल्फकार दूसरा क्या नाम है,
लियाकत अली खान को गोलियां मारी अभी गई भी है। हमारे अंदर डिक्टेटरशिप रही है तो मोहम्मद खान जुनेजो और दूसरा जो क्या नाम है मोहम्मद अली मिर्जा जैसे लोगों को मुल्क से बाहर मरना पड़ा। डिक्टेटरशिप ये होती है। हमारे अंदर डिक्टेटरशिप रही है तो साथ ही शहीद अरशद शीफ को मुल्क के दूसरे मुल्क में जाकर मरना पड़ा। ये है डिक्टेटरशिप। जो दुर्ग राठी कह रहा है डिक्टेटरशिप आने वाली है या आ रही है, उसके लिए ये फिर लम्हा फिक्र है। उसको अब चाहिए कि टट्टी में मुंह देकर मर जाए। तो यार तुम अपनी कंट्री में रहकर उसको क्या ऐसे बोली जा रहे, वो इंडियन है, वो अपने कानून के बारे में आपसे बेहतर जानता है और उसकी डिक्टेटरशिप की सिर्फ मुझे इतना पता है डिक्टेटरशिप के अंदर ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तीसरे कौन होते हैं उसको तुम बर्बाद करने अच्छा तुम तो फिर वीडियो को रिएक्शन ना करो, फिर रिएक्शन ना करो, तुम तीसरे कौन होते हो? उसकी वो तो फिर बात ही ना करो। ये क्या ये पागल जैसा जवाब तुम्हारा। टॉपिक यही है ना, मैं उस पर ही बात कर रहा हूँ। वो कहता है डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप देखिए हमने जो है ना मैं साबित कर तो दिया। डिक्टेटरशिप ऐसे होती है, डिक्टेटरशिप ऐसे होती है, मुझे ये बता दो ये होती है डिक्टेटरशिप। उसको कुछ ना कुछ नजर आ रहा है यार मुझे ये बता दो, सिर्फ इतना बता डिक्टेटरशिप के अंदर, मुझे ये बता डिक्टेटरशिप के अंदर ऐसा होता है अपनी मर्जी के मुताबिक बंदा इलेक्शन लड़ के जेल के अंदर बैठ कर आकर वोट ले सकता है। डिक्टेटरशिप के अंदर हो सकता है ऐसा? जब वो जीत चुका है। यार मुझे ये छोड़ो जीत को, आज मुझे ये बता ऐसा होता है डिक्टेटरशिप के अंदर? मुझे सिर्फ ये बता दो, नहीं होता। ये तुम भी जानते हो। डिक्टेटरशिप भी हमारे यहाँ आर्मी की डिक्टेटरशिप है, वहां पर लोगों की अवाम की पब्लिक की डिक्टेटरशिप वाह रहमतुल्लाह, क्या ट्रांसलेशन कर दी है। लोगों की डिक्टेटरशिप, वो लोगों की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, लोगों की डिक्टेटरशिप कर। वाह रहमतुल्लाह, ये बताया वाह रहमतुल्लाह। यार इसको ना नोबेल प्राइज मिलना। इसकी जो डिक्टेटरशिप की ट्रांसलेशन है ना, या जो तशरीह इसने की है, उस पर इसको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। लोगों की डिक्टेटरशिप और लोगों की कहां डिक्टेटरशिप? बात सुनो कि बच्चों की तरह बिहेव करने लग पड़ते हो यार झूठ बोल रहे हो ना। लोगों की डिक्टेटरशिप ये जो है ना अमृतपाल सिंह वो या दूसरा राष्ट्र जिसके बारे में बोल रहे हैं, ये जो क्रिमिनल्स है, एक किस्म की क्रिमिनल्स ही है भाई। इस पे है एलिगेशन ये लगे हुए हैं कि ये मुल्क तोड़ा है, खालिस्तान जो है वो अलग कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुर्म है, गद्दारी है। तो नहीं होना चाहिए यार। एक बंदा जो मुल्क तोड़ रहा है, चाहे ठीक है उसके लिए बेहतर होगा, लेकिन कानून में ऐसा होना चाहिए कि जो बंदा इस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस है उसको ये इख्तियार ही नहीं देना चाहिए कि वो आके किसी इलेक्शन में हिस्सा ले। वो अपने हक के लिए बोल रहा है तो उसकी जुबान खींच लेनी चाहिए कि तुम क्यों बोल रहे हैं अपने हक के लिए। नहीं बोल रहा है वो तो और ये मुल्क तोड़ रहा है, वो बोल रहा है तो उसका हक ही है। हक ये तो नहीं कि भाई की चीजें लेनी बनवा दो, ये हक थोड़ी है। मैं ये मानता हूँ, वो नहीं मानता जिसको इंडियन सिख नहीं मानते इस बात को, तो उसके पीछे कितने ऐसे कह लें कि माइंड है जिन्होंने जितवाया है अमृतपाल को। बिल्कुल ठीक है, इस बात से ठीक है कि वो जीत गया, लेकिन मेरा ये मानना किस तरह लोगों को पंजाब में है कौन सिख नहीं, सिख भी हैं, मैक्सिमम जो है वो सिख कम्युनिटी है। तो जाहिर सी बात है सिख जो है सिख को कनाडा में देख लें कि कितने सिख हैं वहां पर, वो किस चीज की मांग कर रहे हैं? खालिस्तान की नहीं कर रहे। यूके में कितने सिख हैं, वो खालिस्तान की नहीं कर रहे। तो बना देगा खालिस्तान। तो ये डिक्टेटरशिप यूके में बना देगा, ये डिक्टेटरशिप है। तो इधर आज ओ यार तुम ना वाकई बच्चे हो, तुम वाकई बच्चे, जाओ पढ़ो और जाओ पढ़ लो। तुम अवाम की राय को डिक्टेटरशिप कह रहे हो, ये तुम्हारा अकल है, ये तुम्हारी तुमने कहा अवाम की वजह से जो आ रहा है वो डिक्टेटरशिप है। ये तुम्हारी तशरीह है, ये तुम पढ़े लिखे हो, ये तुम्हारा सारा नॉलेज है। डिक्टेटरशिप तुम्हें पता नहीं कि डिक्टेटरशिप होती है। मुझे बिठाना चाहते हो इसकी बोलती बंद हो यार। मैं तुम्हारी बात पर ही बात कर रहा हूँ, मैं सच्चा झूठा नहीं कह रहा, तुम्हारी बात पर मैं बात कर रहा हूँ। तुमने कहा अवाम की वजह से जो आ रहा है वो डिक्टेटर है। वाह, मैंने तो क्या ये मैंने अवाम का लफ्ज़ नहीं बोला, मैंने ये कहा अवाम की वजह से डिक्टेटरशिप कर रहा है। मैंने कहा कि पाकिस्तान में आर्मी की डिक्टेटरशिप और लोगों की डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं? फर्देबाज की हुकूमत होती, जो उसने कहना वो ही सब कुछ होना है। अच्छा। तो इंडिया में उसके मुतलिक वहां पर आर्मी की डिक्टेटरशिप जो है वो नहीं है, तो फर्देबाज की है वो पीएम मोदी जो उन्होंने किया है। अब इसके हकीकत क्या है, ये जो भी है वो तो वही जानते हैं जिसने उन पर ब्लेम किया। अच्छी डिक्टेटरशिप है यार, ये दुनिया की तुम बता दो किसे आप यहाँ पे गए तो पता क्या है? अगर डिक्टेटरशिप होती ना उसमें होती है फर्देबाद की। तो जैसे फर्देबाद आपकी एस्टेब्लिशमेंट रही है, उन्होंने कितने लटकाए हैं,
हाँ तो ठीक ये है, अगर एक सेकंड, अगर मोदी साहब डिक्टेटर होते ना तो आज ये बंदा लटक गया। राशिद हाँ लटक जी। गया था। बात असल में ये है, आपके मुल्क में डिक्टेटरशिप जो है अभी भी चल रही है, लेकिन जो पहले जितने भी उन्होंने लटकाए हैं वो डिक्टेटरशिप वालों ने ही लटकाए हैं। हाँ जी। तो अगर यहाँ मोदी साहब डिक्टेटर होते, वो जबरदस्ती अब तक मैं पहले बोल चुका हूँ, या लटक चुका होता या इस मुल्क में ना होता। मैं हैरान रह गया हूँ कि ऐसा डिक्टेटर मैं पहले मतबा देखा जो बेबस है, जो बेबस है, जिसमें जो बंदे हैं जेल में बैठे हुए हैं वो जनाब इलेक्शन भी जीत रहे हैं और वोट जाके वो भी ले रहे हैं। सर जाकर ये गलत है। मैं ये नहीं कहूंगा कि डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप अगर होती तो ये पॉसिबल ही ना होता कि ये बंदे इतना संगीन इल्जाम बल्कि क्या, वो तो है ही अलहदा कार खालिस्तान और दूसरे राशिद जो है इंजीनियर है, तो ये इतना बड़ा जुर्म करने के बावजूद जाके वोट ना लेते अगर डिक्टेटर होते। डिक्टेटरशिप आपके मुल्क में चली है, देखा है कि भाई उन्होंने छोटे छोटे से केस बना के उनको फांसी पे लटकाया है। खैर मेरे नजदीक ये मैं फॉल्ट कहूंगा, नरमी नहीं कहूंगा। नरमी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आपका एक गद्दार है, आपके मुल्क तोड़ने वाला, उसको हक हो। एक बंदा है, उस पर इतने बड़े एलिगेशन होना और वो जेल में बैठा, तो उसको ये प्यार ही नहीं होना चाहिए। क्लियर करवा लो वाली एलिगेशन, तो फिर जो मर्जी करता फिर। अगर वो एलिगेशन में क्लियर ही नहीं है तो उसको क्यों? एक बंदा होता है जिसमें बेकसूर होता है, जिसमें बेकसूर होता है, जिसपे इल्जाम होते हैं, चले उसकी बात समझ में आती हो। तो एक बंदा है जिसको बिल्कुल पता है कि पूरे मुल्क को पता है कि ये बंदा यार खालिस्तान मुल्क तोड़ा, मतलब मुल्क तोड़ा, ठीक है, तो जो उसको वोट देने वाले थे उसकी भी यही सोच थी। भाई एक मिनट, इसलिए उन्होंने उसको वोट किया और उसको जितवाया, यानी कि उनका भी माइंड यही था ना खालिस्तान इलाका, तो वो भी मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं ना, तकरीब कारी कर रहे हैं, इस राउंड पर उन सबको भी जो हजारों लाखों में वोट दिए उनको भी पकड़ के जेल में रहना बंद कर दो, क्योंकि वो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, अपना हक मांगना चाहते हैं। सभी को कर दो, फिर तो इस तरह तो ये बनता है, फिर एक को क्यों पकड़ा हुआ है? ठीक है, तुम कह रहे हो वो अच्छी डिक्टेटरशिप है भी इंडिया में। इंडिया ऐसी डिक्टेटरशिप भी हमें भी चाहिए कि मुल्क के अंदर गद्दारे वतन बैठा है, जेल के अंदर गद्दारे वतन बैठा है, और उसको आप MP की सरनी पुलिस गाड़ियों में और पुलिस के खर्चे गवर्नमेंट गद्दार था वो हिंदुस्तान को, उसने तो हाँ गद्दार था, गद्दार था, अपना हक मांगा, गद्दार था, गद्दार था। तुम अपने घर से हक मांगो तो गद्दार होगा, चलो आ जाओ गद्दार, अपने माँ बाप के गद्दार होगा, गद्दार होगा, गद्दार होगा। तुम मानते रहो, फिर आपके मानने से क्या होगा? अगर वो गद्दार है, गद्दार कैसे हो गया? उसने अलग कर लिया, उसकी माँ उन्होंने अपनी बिल्कुल अपना हिस्सा मांगा था ना, हिंदुस्तानी था यार। यही फिट करो ना अपने मुल्क के ऊपर। मैंने कहा है यार तोड़ो ना, तोड़ो, मेरे तोड़ने से नहीं टूटेगा। मैं फिर कश्मीर भी तोड़ो, पंजाब अलग करो, सिंध अलग करो, KP के अलग करो। क्यों यार बैठे तो चगले मारो, झग मारो, जाओ करो, निकलो। जिसका हक उसको मिलना चाहिए। तुम्हारे इस चद्दर 227 का भी हक नहीं मिल रहा, इसको पाकिस्तान से अलग करो, घोषित कर दो 227 घोषित कर दो, ये पाकिस्तान की बनता नहीं। अच्छी डिक्टेटरशिप का कि जहाँ एक एलिगेशन गद्दारे वतन बैठा है और वो जीत कर MP का ओथ भी ले रहा है। वाह वाह रहमतुल्लाह, वाह दुर्ग राठी तेरी जात पर ही लानत है, दुर्ग राठी तेरी जात पर ही लानत। मैं सही कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। उसमें इतने चगले मारे, वो लानत है उस पर यार। ये अच्छा, ये डिक्टेटरशिप पर क्या ये वाली नहीं, ये फिर उसका झूठ बोला, झूठे पर अल्लाह तो खिलाए तो मैं नहीं डाल सकता। असल में आप झूठे पर अल्लाह की लानत मैं नहीं डाल सकता। यार हम तो मानते ना, मैं तो डाल सकता, मैं तो मान सकता हूँ, मैं तो डालूंगा ना। तुम क्यों डालते हो? अल्लाह की उस पर लानत है, मेरी मानते नहीं है। अल्लाह सबको पता है कि उस पर अल्लाह की लानत, झूठा बोलता है मुस्लिम है, नौ मुस्लिम है, वो मानता उधर कहा तो मुसलमान झूठ बोलेगा तो उस पर मेरी लानत है। उधर इंसान आया है, आओ प्रूफ से बात करो, अभी बच्चे हो, आओ मुसलमान आया, उधर मुसलमान आया, लफ्ज मुसलमान आया, उधर मुसलमान आया। जब अल्लाह ताला ने कहा असलम ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं करूंगा ठीक है। जब अल्लाह ने कहा झूठे पर अल्लाह के तो मैं भी कहूंगा उस पर। असलम भाई तुम भी गलत बोल रहे हो। अल्लाह ने कहा नहीं कहा झूठे पर अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत कहा नहीं कहा तुमने। मैंने प्रूफ दिया, मैंने लॉजिकली
मैंने प्रूफ दिया है, आपको कहते हैं को कि मैंने प्रूफ दिया है, मैंने प्रूफ दिया है कि मैं लानत क्यों दे रहा हूँ। मैंने प्रूव किया, उतर के मुसलमान होता तो मैं कभी भी ना लानत देता। मैंने साबित किया है कि अल्लाह ताला की लानत झूठे पर वहां नहीं आया, काफिर झूठा है, मुसलमान झूठा है या क्रिश्चियन झूठा है। मैंने सिर्फ ये प्रूफ दिया है कि जो भी झूठ बोलता है उस पर अल्लाह का तो मैं भी भेजता हूँ, इसलिए मैं ध्रुव राठी पर लानत भेजता हूँ। मिलता है नई वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।